की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया। क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप, कौन सा मुस्लिम लीग का है? आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। तो मोदी जी आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज कह रहे हैं मोदी का बड़ा दांव, क्या 360 डिग्री घूमेगा ये चुनाव। प्रधानमंत्री ने कैसे 5 मिनट में पूरा चुनाव ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने पहले चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और कांग्रेस के खतरनाक इरादे के बारे में बात की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस आर्थिक और संस्थागत सर्वे की बात कही गई है उसे लेकर यह हमला बोला है। कांग्रेस क्या हिंदुओं की संपत्ति छीन लेगी और इसे घुसपैठियों में बांट देगी? क्या कांग्रेस इसी मंशा के साथ सत्ता में आना चाहती है? मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, जिसके बाद से चुनाव में उबाल आ गया है, और फिर यह भी बताऊंगी कि क्यों कहा है। क्या राहुल और कांग्रेस ने वाकई खतरनाक तैयारी की है? क्या ये अर्बन नक्सल वाली सोच है जो कांग्रेस को चला रही है और यही सोच ले डूबेगी? आपको सबसे पहले बताती हूं कि आखिर क्या कहा है प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर, जिसे लेकर अब पहले चरण के चुनाव के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मोदी का यह सबसे बड़ा अटैक है। प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान में अपनी सभा से कहा और आज अलीगढ़ में सभा से दोहराया भी, कांग्रेस आपका सोना चांदी सब कुछ हड़पना चाहती है, मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी कांग्रेस, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। और क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस सरकार बनी तो आपकी प्रॉपर्टी का, आपके धन का सर्वे होगा। उन्होंने कहा कि मां बहनों के मंगलसूत्र भी छीन लेगी कांग्रेस। ये कहने के पीछे सोच क्या थी और क्यों कहा है, ये भी आगे आपको बताऊंगी। महिलाओं के सोना चांदी का हिसाब लेगी कांग्रेस, यह हिसाब लिया जाएगा और आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री ने, कि पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपकी कमाई अब घुसपैठियों को दे दी जाएगी। क्या आपको यह मंजूर है? उन्होंने सभा में पूछा, वहां जनता थी और उन्होंने कहा आपकी संपत्ति सरकार हैक कर सकती है क्या? ये आप होने देंगे क्या? प्रधानमंत्री का यह हमला। अब प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो से सीधे सीधे ये हड़पने और ये छीन लेने वाली बात जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ मैनिफेस्टो की बात नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी रैली में जो कहा उसी से प्रधानमंत्री को गुस्सा आया और ये बयान आया। पहले सुनिए राहुल गांधी कैसे बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि कांग्रेस हड़प लेगी। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। एक संस्थागत सर्वे कराएंगे कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, उनके इस बयान में है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया, यह भी समझ लीजिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक वादा किया गया है और उसी वादे के बारे में आपको बता रही हूं। कांग्रेस आई तो देश में एक आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। आपको बता रही हूं कि प्रधानमंत्री ने किस बात पर यह हमला बोला है। वो सर्वे कराया जाएगा, यानी लोगों के पैसा, जेवर, संपत्ति क्या पता की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पूछा कि यह सर्वे क्या है।
कांग्रेस का सिद्धांत है जितनी आबादी उतना हक। यह राहुल गांधी ने अपनी रैली से भी कहा और यही बात मैनिफेस्टो में भी कही गई है कि जितनी आबादी है उतना ही अधिकार होना चाहिए, उतना ही हक होना चाहिए देश के संसाधनों पर। राहुल गांधी ने 16 मार्च को 6 अप्रैल को अपनी रैली में भी यह बात कही, यही दावा दोहराया और वित्तीय और सामाजिक एक संस्थागत सर्वे की बात की कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये सर्वे कराएंगे, किसके पास कितनी संपत्ति है, धन है, ये पता लगाया जाएगा कहां कहां धन है, क्योंकि इन सब पर आपका अधिकार है। और उसके बाद हम एक ऐतिहासिक, एक रेवोल्यूशनरी फैसला लेंगे। अब इसी पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं, मनमोहन सिंह ये बता चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब ये एक सर्वे कराने की बात कर रहे हैं और सब में बांटने की बात कर रहे हैं, यानी आपका पैसा लेकर ही ये बांट देंगे। अब इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। प्रधानमंत्री ने क्या अपने इस बयान से पूरे चुनाव को मोड़ दिया है? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को पहले चरण के बाद हार नजर आ रही है, इसीलिए खुलकर चुनाव में अब ये वाला दावा आया। ये रिपोर्ट देखिए पहले। आपके जेवर पैसे लूटने वाले हैं? हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पंजा मारेगी। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। हिंदू कंगाल और मुसलमान होंगे मालामाल। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या कांग्रेस सत्ता में आई तो देशवासियों को लूट लेगी? क्या हिंदुओं के घरों में कांग्रेस डाका डालेगी? प्रधानमंत्री ने जनसभा से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पोल खोल दी और इसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी समझा दिया। आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है, राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। मोदी शाह ने कांग्रेस का खतरनाक इरादा जगजाहिर कर दिया तो इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो अब कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। मुझे ताज्जुब होता है देश का प्रधानमंत्री ये जबान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती तो कांग्रेस 50 साल हुकूमत में रही है, सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके अभी तक तो मुसलमानों में बढ़ गई होती। कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। कांग्रेस अपनी ही उन बातों को झुठलाने में लगी है जो सत्ता में रहते वो करती रही। तभी तो बीजेपी नेताओं ने 2006 का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाषण याद दिला दिया। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस के इसी सेल्फ गोल को अब बीजेपी भुना रही है, लेकिन इस पर राजनीति भी होने लगी है। मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान से नफरत। क्यों मोदी जी बताओ? नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। तो किसी सिलेंडर पे लिखा क्या मोदी भाई ने, या हिंदू सिलेंडर है या मुसलमान सिलेंडर है? किसी मुद्रा लोन पे लिखे क्या ऊपर? ये किसके हैं? अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, वो लोग अपने इस प्रकार के द्वेष के भाषण खत्म नहीं करेंगे। अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के भरोसे है।
तो मोदी को अपना घोषणा पत्र भेजने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन देश की जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनाएंगे। पर देशवासियों को मोदी कैसे अलर्ट कर रहे हैं वो भी सुनिए। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो दो में से एक छीन लेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मोदी का यह बयान कि आने वाले 6 चरणों की हवा बदल देगा। क्या मोदी ने एक झटके में कांग्रेस और राहुल के प्लान को एक्सपोज कर चुनाव को 360 डिग्री घुमा दिया है? इलेक्शन का ये टर्न क्या मोदी रिटर्न की गारंटी हो गया है? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सिद्धार्थ जी आपके साथ इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे आरोपों की बौछार प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद आ गई। मेरा सीधा सवाल यह है जो विपक्ष पूछ रहा है कि क्या देश के मुसलमान घुसपैठ हैं आपके लिए? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो विपक्ष को उसका जवाब देना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा। कांग्रेस पार्टी देश की एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, पुरानी पार्टी है। अगर आज वो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिखे जिसका प्रश्न, गंभीर प्रश्न कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री ने पूछा, तो उसका जवाब कब और कौन दिया जाएगा? आज ऐसा कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग की मित्र कांग्रेस और ये रोहिंग्या प्रेमी राहुल अपने पूरे मैनिफेस्टो को वही बना दिया जो 1936 में मुस्लिम लीग कहा करती थी। 2024 में उसकी आवश्यकता कहां हुई? और मैं बिल्कुल फैक्ट पे बोलता हूं। और नागर जी सुनिएगा, अभी से शुरू मत हुई, मैं बता देता हूं। अब मुस्लिम लीग तब कहा करती थी, मुस्लिम लीग तब कहा करती थी विशेष स्कॉलरशिप होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया बिल्कुल विशेष स्कॉलरशिप होनी चाहिए, उसके अलावा हम बात ही नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग तब कहा करती थी कि पर्सनल लॉज शरिया के कानून से चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में लिख रही है पर्सनल लॉज से चलना चाहिए। स्पष्ट करना चाहिए ना कि इस देश की बहन बेटियों को जो ट्रिपल तलाक के तंज से आदरणीय प्रधानमंत्री ने बचाया, क्या कांग्रेस पार्टी उसको वापस लेगी? क्या संविधान बढ़ाए या शरिया बढ़ाए? कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ना जाने कहां से, अरे आपके प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बोला था या नहीं बोला था? उन्होंने 2006 में बोला था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों मुसलमानों का है? क्यों नहीं जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध? हम तो सबकी बात करते हैं ना। हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पर आप लोगों को मात्र एक समुदाय इसलिए दिखता है क्योंकि ये जो आपकी मानसिकता अर्बन नक्सल और तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो ही आपके वोट बैंक का कारण बन चुकी। तो सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी थोड़ा उस पर जवाब दे दे। क्या 2006 की स्टेटमेंट के साथ वो खड़े हैं या नहीं खड़े? क्या वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करके किनको वो पैसा देना चाहते हैं? कम्युनल वायलेंस बिल पर वो क्या कहना चाहते हैं? वो इस देश में ईडब्ल्यूएस का कोटा काट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? जुडिशरी में आरक्षण ला करके माइनॉरिटी में, स्पेशली मुसलमान को, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स को देना चाहते ही नहीं देना चाहते? कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में तो लिख दिया। सवाल पूछ रहे हैं तो कड़वे लग रहे हैं। कड़वा क्यों लग रहा है? कड़वा क्यों लग रहा है वरुण पुरोहित जी, जरा बताइए, कड़वा क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं आप खुलकर मुसलमानों की वोट तो चाहते हैं लेकिन खुलकर खड़ा नहीं होना चाहते हैं। अगर खुलकर खड़े हो जाइए तो आपके लिए भी आसान होगा, उनके लिए भी आसान होगा। क्या आपने ये सर्वे की बात कही कि नहीं कही? सुचारिता जी, कड़वे की बात करिए आपने, तो चैत्र का महीना है, चिरायता पी लें यादव साहब और सारे बीजेपी के लोग, तो थोड़ी ब्लड की सफाई होगी, अंदर से गंदगी साफ होती है। हम तो पी रहे हैं, बड़ा कड़वा होता है लेकिन बहुत सफाई करता है अंदर। जवाब मेरा सुझाव है, नहीं आप तो 16 साल पुरानी बात करो। आज यूएस पार्लियामेंट के अंदर को रिपोर्ट पेश की है, मैं तो इतना विद्वान हूं नहीं, जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जो बात हुई है वो उन्होंने ये कर रही है भारत सरकार, ये बीजेपी लेड, मोदी लेड सरकार, उसकी रिपोर्ट पेश की है। अब ये वहां तो ट्रम्प सरकार बनवा रहे थे, अब की बात ट्रम्प सरकार उसी पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश हो रही है, उसका क्या जवाब है? देखिए 16 साल पहले क्या कहा था, फिर अटल जी ने क्या कहा था, फिर देवगौड़ा जी ने क्या कहा था। 100 साल पहले राजा वो हिमू था, उसके तीर के लग गया तो मुगल आ गए इंडिया में, फिर पता नहीं क्या क्या 100 साल 1000 साल तक जाते रहेंगे। भैया आप तो बीजेपी कब बनी है आपकी, उस पर जवाब दो। बलराज मधोक जी क्या कहते थे, उस पर जवाब दो। और जो आप कई बार मैंने इनको सुना है भाई, मैंने नहीं वरुण जी वो भूल जाइए। चलिए मैं अगर मैं वो भूल भी जाती हूँ
मौजूदा समय की बात करूंगी। राहुल गांधी का एक बयान मैंने सुनाया, वो सर्वे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए, किस किस के पास है, क्या क्या है, और उसके बाद वो सब आप में बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? ये बयान मैंने सुनवाया, चाहे तो मैं फिर से सुनवा दूंगी। मैं उसी में आ रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं तो सुनने की जरूरत नहीं, मैं तो सबके बयान सुन रहा हूँ। बयान मेरी तो है इस देश में, और हो क्या रहा है? आम जनता की तो परवाह किसको? मिडिल क्लास को तो धोखा देके जूस निकाल दिया इन्होंने। हाँ। अब ये बात कर रहे थे अरे यार, बीच में फिर मैं बीच में आप नहीं बोलिए ना, बोलिए लैग हो जाता है ऐसे। आप बीच में रुकते हैं तो बोलते रहिए। मेरी बात सुनो। हाँ। सुचारिता जी, एक होता है स्त्री धन का प्रोविजन है हमारे यहाँ पे हिंदू लॉ में, उसको इन्होंने हड़प लिया नोटबंदी के दौरान। हर महिला 10, 20, 25 हजार अपने छुपा के रखती थी, बुजुर्ग महिला भी, और अपना काम चलाती थी। क्या किया इन्होंने? 2000 रुपए ले जाओ, भीख ले जाओ, आपके नोटों को डलवा दिया। कितने लोग मर गए? इनके नेताओं की फोटोएं दिखाओ, कितनी बार लाइन में लगे। मैं लगा है किसी में दम बोलने की? आप जाओ, मैं देता हूं आप बैंकों की लिस्ट, मुझे देखना कितनी बार लाइन में लगा। तो आप स्वयं से चलो, दूसरे पे मत चलो। अब बात जो कह रहे हो संपत्ति हड़प लेंगे, तो मैंने आपको, अब जैसे एक अनमैरिड महिला रख सकती है 250 ग्राम, मैरिड रख सकती है 500 ग्राम सोना, उससे ऊपर होगा तो ये कौन लेगा? 10 साल से सरकार किसकी? वरुण जी, आप फिर घुमा रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा, आपसे सीधा सवाल पूछा, ये सर्वे का मतलब क्या है? जब राहुल गांधी कहते हैं, दुष्यंत जी बताइए, इस सर्वे का मतलब क्या है? मैंने बयान सुनाया है, वो कह रहे पूरे देश में सर्वे कराएंगे, पूरे देश में धन कहाँ है, किसके पास है, इस पर अधिकार आपका है, आपको पहुंचाएंगे। क्या मतलब है? ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, देखिए, सर्वे एक्सरे है समाज का। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन वर्ग पिछड़ा हुआ है, ठीक है, किस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति 70 साल में किस दशा में है, उसकी जानकारी जुटाएंगे, तभी तो उसको दवाई दी जाएगी। किसी के पैर में चोट है तो पहले उसका सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद दवा दी जाएगी कि वहाँ प्लास्टर होना है, क्या कैसे काम चलेगा। इतना कहाँ है? अच्छा, ये दवा देने वाली बात है, लिया वो दवा दे देंगे। प्रधानमंत्री, आपने सुनाया प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान। भाई पूरा बयान सुनाइए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला और माइनॉरिटी, उनका पहला हक है। तो ये 95% देश की संख्या बैठती है, तो 95% लोगों का नहीं, ये कहा है क्या? ये कहा है? देखिए, मैं ये पीएमओ का मेरे पास नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर जवाब सिद्धार्थ जी दे, और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उस पर आप जवाब दें। आप दोनों एक दूसरे के नेता पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने नेता, मैं ये पूछ रही हूं, जवाब आपके चैनल पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पे भी दे रहा हूं। उनके बयान में कुछ भी अनुचित नहीं था। आप सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था? इस बात पर मुझे लगता है बहुत बार बहस हो चुकी है। प्रोफेसर आगे बोलिए जी से पूछता हूं। नहीं, आर्काइव वाली स्टेटमेंट मत सुनिए ना, हमने तो वो बयान सुना है। बयान उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, तभी भी नागर जी, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मुख से पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स ये शब्द निकला कि नहीं निकला, इतना बता दीजिए। क्यों पर्टिकुलरली में दलित, आदिवासी पिछड़ा निकला या महिलाएं निकला या नहीं निकला? दोनों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। नहीं, वो पूरा स्टेटमेंट है, वो पूरा स्टेटमेंट है। आप चलवा दीजिए, अभी शो पे चलवा दीजिए। मैंने अपने नहीं, मैंने अभी सुनवाया भी। सुनिए मेरी बात, सुनिए। बीच में रोड़ा क्यों अटका रहे सिद्धार्थ जी? आप बहाने से बहाना मैं प्रोफेसर आगे के पास भी जाऊंगी, अजीज खान साहब भी वेट कर रहे हैं, मैं उस पर भी जाऊंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो उन्होंने कहा वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो सबने सुना था वो बयान। जी बोलिए रोहन गुप्ता जी, अगर जुड़ गए तो जुड़। हम लोगों को ग्रामर ठीक से जान लेना चाहिए। कंटिन्यूटी में दे उन्होंने लगाया था, वो मुस्लिम के लिए ही था। वो दलित और बाकियों के लिए नहीं था। एक दूसरी बात, इस देश में माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही होता है, बाकी लोग नहीं होते हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, राहुल गांधी जिसके बात करते हैं, मैं तो मानता हूं कि दुष्यंत नागर की जो बौद्धिक समझ है, राजनीतिक समझ, वो राहुल गांधी से मच बेहतर है। क्योंकि राहुल गांधी वही हाल कर रहे हैं जैसे 12वीं क्लास का बच्चा जब कॉलेज विद्यार्थी बनते हुए जाता है तो उसके रिवोल्यूशन, क्रांति, ये सब वामपंथी गिरोह जो है, और उसी वामपंथी गिरोह के झांसे में आकर के कई बार लोग अपने दिशा से भटक जाते हैं, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। ठीक है, राहुल गांधी की वही स्थिति है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है। जब मैं पढ़े लिखे नहीं कहने का मतलब तो डिग्रीधारी की बात नहीं करती, उनको भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं है, भारत की बौद्धिक संपदा के बारे में पता नहीं, भारत का भूगोल और इतिहास नहीं मालूम है। इसीलिए वो वामपंथी गिरोहों के चक्कर में आ चुके हैं, उसमें योगेंद्र यादव नेतृत्व करते हैं। मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल बड़े चतुर व्यक्ति थे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को रखते यदि वाकई योगेंद्र यादव, तो आज उनकी पार्टी कहीं और डूब गई होती। आज डूब रही है, लेकिन वो बहुत पहले डूब गई होती यदि ये वामपंथी गिरोह के चक्कर में उस समय ये यदि होते तो। रही बात
राहुल गांधी शुरुआत अपने वाड्रा फैमिली से क्यों नहीं करते हैं? हाँ। वाड्रा फैमिली ने जो इतनी अर्जित की है संपत्ति, उसी को बांट देते, जरा सा वहीं से दिखा देते। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई नहीं, मैं एक बार रोहन गुप्ता जी को स्क्रीन पे ले आइए। एक और चीज बता देता हूँ। देखिए, इस देश में बार बार कहा जाता है हिंदू मुस्लिम। हाँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, मैं कहता हूं कि रोहिंग्या 1000 किलोमीटर से आकर के इस देश में एक पैटर्न के तहत कुछ लोग जो है वो मुसलमानों की डेमोग्राफी बढ़ाने के लिए बसाते हैं। इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए हितेश्वर साइकिया ने असम की विधानसभा पटल पर कहा था कि 3 करोड़ बांग्लादेशी आकर के हमारे घर में घुस गए हैं। वो पिछले 70-50 साल के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान इस देश के औने पौने सारे जगहों में तितर बितर होकर के गए हैं। उन्होंने बिहार की डेमोग्राफी बदल दी, असम की डेमोग्राफी बदल दी, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल दी। इसी सहारे इन्हीं के एक नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ। इन्हीं के एक नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ। वो कहा करते थे अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं, हम सत्ता पर काबिज रहते हैं। ऐसी बातें जब हो इस देश में, ये बात जब हो तो मुस्लिम ही क्यों बात होनी चाहिए? हिंदू मुसलमान की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? सरपंच से जुड़ा के नारे लगाए जाएं और फिर हिंदुओं को ये बताया नहीं जाए कि ऐसी ताकतों को प्रश्रय न देना। मैं अजीज खान जी आपके पास आ रही हूँ, मैं एक बार जरा रोहन गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। रोहन जी, बहुत सारी चर्चाएं कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर पहले भी हुई थी जब इसे मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो कहा गया था। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बार बार कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के बयान के बाद कि ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को हार नजर आ रही है। ये विपक्ष का कहना है, आप क्या सहमत हैं? देखिए सुचरिता जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण देश में नहीं होना चाहिए। एक बिन सांप्रदायिकता होना और तुष्टीकरण, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज कांग्रेस पार्टी को देश ने 75 में से करीब 60 साल तक उनको एक शासन दिया, ठीक है। महात्मा गांधी का जो कल्पना थी राम राज्य की, महात्मा गांधी ये कहते थे कि मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए जहां पे हर धर्म के लोग सुखी, और लोगों ने उसको स्वीकार किया। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं हिंदू भी हूं, मुस्लिम भी हूं, सिख भी हूं, ईसाई भी हूं, लोगों ने स्वीकार किया। आज ये हो गया कि लेफ्टिस्ट जो मानसिकता है, क्या बोलती है कि मैं हिंदू भी नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, क्रिश्चियन भी नहीं हूं, ईसाई भी नहीं हूं, कुछ नहीं। वो जो तुष्टीकरण की बात आती है, जो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो भी हमारी योजना है उसका जो लाभार्थी है उसको हम धर्म देख के लाभार्थी नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब हो, हमारे लिए सिर्फ 4 जाति है और उसमें कोई भी धर्म का आदमी हो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। पर आप जब विशेष धर्म की बात, और दूसरी बात, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फायदा होता तो 60 साल के बाद भी आज भी अन्याय की बात आपको नहीं करनी पड़ती। आपके मैनिफेस्टो में आपको माइनॉरिटी की बात नहीं करनी पड़ती। ये जो डिवीजन जो है हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है कि वोट बैंक के कारण जो सालों से चलता आ रहा है, आज वो देश के सामने एक्सपोज हो गया है। आज जो मुस्लिम मेरे भाई हैं, काफी लोग हैं, सारे मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, उनको किसी की दया की जरूरत नहीं है, वो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो मुख्य धारा में जुड़े हैं। नहीं, पर रोहन जी, मैं आपसे पूछूंगी, आज कांग्रेस पार्टी इस बात को बार बार नकार रही है कि मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात कही थी कि भाई देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कहा, उन्होंने तो सबके लिए कही थी। यही कांग्रेस पार्टी आज कह रही है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये सोच पार्टी के अंदर रही है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं शुरू होती। अब जब राहुल गांधी कह रहे हैं हम एक सर्वे कराएंगे और फिर जिनके पास नहीं है उनमें बांटेंगे। देखिए सोच क्या है पता है, आप मुस्लिम भाई बहनों को आप वोट बैंक की तरह नहीं देख सकते हैं। ये सोच कांग्रेस पार्टी को बदलनी होगी। जब उन्होंने बात की, ठीक है, संसाधनों पे अधिकार है, फिर आपने कहा स्पेशली मुस्लिम। जब आप ये बात बोलते हैं, और दूसरी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के बाद उनका करना कुछ नहीं है, पर होता क्या है, आप खाई खड़ी कर देते हैं हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के बीच में। वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 2 भाइयों में झगड़ा कराएंगे, ये चीज ठीक नहीं है। आप दीजिए ना, अधिकार दीजिए ना, उनको मेन स्ट्रीम में बात कीजिए ना। आप उसको अलग करके क्यों बात कर रहे हैं? आप हर एक व्यक्ति को, जो देश का नागरिक हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका अधिकार है संसाधनों पे। जो भी गरीब आदमी जिसको जरूरत है कि इकोनॉमिकली उसको अपलिफ्ट करना है, उसका संसाधनों पर अधिकारी है। जब आप तोड़ रहे हैं तो जो हिंदू मुस्लिम का जो आरोप है वो मोदी जी पे लगाएंगे, वो तो गलत चीज है। आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपको बिन सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण में चीज समझना पड़ेगा, भेद समझना पड़ेगा। बिन सांप्रदायिक का मतलब तुष्टीकरण नहीं है। आप मैं कर्नाटक की एक घटना हुई जो बात कर रहा हूं, हमारी बच्ची नेहा
जो एक कांग्रेस परिवार की ही बेटी थी, उसके साथ ये घटना हुई। क्यों कोई नेता नहीं बोल रहा? आप बोलिए ना, देश के नागरिक हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्यों आप चुप बैठे हुए? आपको बोलना पड़ेगा। आप जब चुप्पी साधते हैं तब जनता को आपके ऊपर सवाल होता है। सनातन की बात आती है, आप चुप्पी साधते हैं। दानिश अली का अपमान होता है संसद में, तब कांग्रेस के सारे नेता ट्वीट करते हैं, और सनातन की बात है तब आप चुप रहते हैं। दोहरा मापदंड मत कीजिए, डिवीजन आप कर रहे हैं, और इसीलिए जो जनता का विश्वास है आप गंवा चुके हैं। ये जो बात आ रही है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पार्टी में ये सब चीजें बोली जाती हैं क्या कि मुसलमानों को लेकर एकजुटता तो दिखानी है, लेकिन खुलकर आज के समय में हिंदू वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये पार्टियां समझ रही हैं, इसीलिए वो डिस्टेंस भी बनाना है। आज के समय में ये भी नहीं खड़ा, ये उस बयान के साथ खड़े होने को राजी नहीं है जो मनमोहन सिंह ने उस समय दिया था। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि पार्टी के अंदर एक मानसिकता जो बदलने की जरूरत है कि जो मुस्लिम भाई बहन उनको वोट बैंक की बातें करके, तुष्टीकरण करके उनका कुछ नहीं करना। आज इतने साल हो गए, 60 साल आप सत्ता में, और फिर भी आप ये परेशानी क्यों है उनको? क्यों आपको उनके लिए बोलना पड़ा कि उनका अपलिफ्टमेंट, आपके राज्य में अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो डिवीजन वाली राजनीति है वो आपको हेल्प करेगी। नहीं होना चाहिए। क्यों आप जनता का विश्वास गंवा रहे हैं? जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तब दूसरे लोगों को लगता है कि आज ये सिर्फ इनकी बात करते हैं। जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान वाला आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको बिन सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का जो गैप समझना है, वो देश की जनता इनको आज गैप सामने से समझा रही है। किसी मुसलमान भाई बहन को सिर्फ वादे लेकर उसका अच्छा नहीं हो, कुछ नहीं चाहिए उनको। जमीनी स्तर पे उनको कौन सरकार काम करती वो चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने हज यात्रा की बात की कि हज का जो कोटा है वो मैंने बढ़ा दिया। जो मुस्लिम हमारी बेटी है, बहन है, माँ है, जिनको हज यात्रा में अकेले जाने में असुविधा होती थी, वो मैंने कर दिया। फिर क्यों प्रधानमंत्री जी वो बात करेंगे? जहां पे अधिकार है वो आप बात कीजिए, पर ये दोनों को, भाई भाई को झगड़वाने वाला काम करके अपना तुष्टीकरण के बाद से अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बंद करने का समय आ गया है। देश की जनता ने आपका असली चरित्र देख लिया, और इसीलिए सनातन के अपमान पे आप चुप बैठते हैं और इस प्रकार के मुद्दों पे आप बोलते हैं। वैसा मत कीजिए, दोनों इश्यू पे बात कीजिए, तभी आपकी विश्वसनीयता बरकरार रहेगी। नहीं तो जो पार्टी को इतने साल जनता ने शासन दिया, आज वो इस माहौल पे इसलिए खड़ी क्योंकि पूरी लेफ्टिस्ट मानसिकता। अब आपने जो बात बोली है मैं उसी को लेकर, सिद्धार्थ जी, प्रोफेसर रागी, दुष्यंत जी, जो बात रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं उसी बात को लेकर अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान जी, मुझे माफी के साथ आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम वाला आरोप जो आप लोग अब सब प्रधानमंत्री पर मढ़ रहे हैं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने सालों साल यही किया है। उन्होंने सालों साल हिंदू मुस्लिम में फर्क किया है, उसी से वोट बैंक हासिल किया है, और आज वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कह रहे हैं कि देखिए ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, अभी जब आपने ओपनिंग कमेंट किया था जी, तो ये भाई इको आ रहा, ठीक कर दे प्लीज, ठीक करवा दीजिए। उसमें आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मोदी रिटर्न की गारंटी। पता नहीं कौन कौन सी गारंटी पहले से चल रही है, क्या गारंटी, वो गारंटी खत्म हो गई क्या? 400 पार की गारंटी खत्म, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी से गारंटी है। यानी अब ये माननीय मोदी जी ने अब ये स्टेटमेंट दे दिया, अब गारंटी हो गई। अब एक्चुअल गारंटी है कि वो मोदी रिटर्न होगा, अभी तक गारंटी नहीं थी। एक बात आप जानिए, इस देश में अब कोई गारंटी नहीं चलेगी झूठ की। ये जो झूठ की फैक्ट्री नहीं चलने वाली। गलत गलत आरोप लगा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। आप 10 साल की उपलब्धियों पे बात करिए, क्या क्या काम किया आपने 10 साल में। हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगा, आपने बड़ी बड़ी गारंटी ली थी, चाहे वो आपके 45 साल की सबसे महंगी, जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की गारंटी, वो भी आप ही ने ली। पेट्रोल की गारंटी ली थी, आज गारंटी की क्या हुआ, क्या स्थिति है? सबसे महंगा पेट्रोल है जब से ये मुल्क आजाद हुआ। आपने बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां ली थी, गैस की गारंटी ली। प्रोफेसर रागी सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी। मैं अजीत जी एक बहुत, प्रोफेसर रागी को लीजिए, मैं एक विनम्रता से पूछ रहा हूं, अभी क्या बेरोजगारी का रेट क्या है, बेरोजगारी का दर अभी क्या है? आप हल्ला करेंगे, अब आप नहीं हल्ला नहीं कर रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं प्रोफेसर रागी और अजीज खान जी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि अभी महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है भारत में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। 1 मिनट, अरे मैं आपको बता रहा हूं क्या है महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है अभी? आप सुनेंगे, अरे हल्ला ना करिए। 2014 में 4.39% थी बेरोजगारी, और आज
रेसेंट 8.3% है। सुनिए मेरी बात, ये तो बेरोजगारी बता दिया। अब महंगाई सुनिए, महंगाई दर 2015 में 4.9% थी और 2022 में इस वक्त लेटेस्ट 5.7% है। आप सुनिए, आंकड़े की बात ना करिए, आंकड़ा है मेरे पास। अब बात करिए, मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आंकड़े को ठीक कर लीजिएगा। अरे नहीं संगीत राजी जी मत बताइए, मैं बात अभी सुचरिता जी से कर रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया, मुझे उनका जवाब। ठीक है जवाब दे दीजिए। मैं एक बात कह दूं, एक मिनट, मैंने कह दिया आप हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा इस देश में, बहुत हो गया। सर ये बहुत अच्छी बात है, लिया है, लोगों को ठगा है। अजीज खान साहब, आई एम वेरी हैप्पी आप ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा। नहीं ये बात अगर आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है सभी पार्टियों के लिए इस बात को समझना, क्योंकि हमने पिछले कई दशकों में तुष्टीकरण वाली राजनीति देखी है, और वो तुष्टीकरण की राजनीति किन पार्टियों की देन है, जरा इस पर भी अगर खुलकर चर्चा हो जाएगी अजीज खान साहब, तो वो मुझे लगता है फिर शायद आपकी पार्टी भी उसके चपेट में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बच जाएंगे। MY समीकरण देने वाले आप ही है, और वो सारे सब लोग जानते हैं। MY समीकरण किसने दिया इस राजनीति को, बता दीजिए जरा। अब सवाल छोटा सा जवाब प्लीज सुनिए, सुन ले मुझे बात। खान साहब एक जवाब भी सुन लीजिए। अभी माननीय मोदी जी लगातार स्पीच में बोल रहे हैं, मुझे बात। ठीक है, बोलिए फिर सिद्धार्थ जी बोलेंगे। हाँ बोलिए। देखिए लगातार कह रहे मंगल सूत्र बिक जाएगा। बहनों की बड़ी चिंता है ना। आज हमारी राजपूतानियां जो आप देखिए कि जिस तरह अहमदाबाद राइट लेफ्ट की बात मत करिए, जवाब सुनिए ना, हिम्मत है तो जवाब सुनिएगा। उनका मंगलसूत्र का चिंता नहीं है क्या? हमारी जाट बहनों को जिस तरह घसीटा जा गया, उनके मंगलसूत्र की चिंता नहीं है क्या? हमारी आपकी अनुमति है प्रदर्शन कर रही हो। ठीक है, बोलिए खान साहब सुनिए। देखिए मैं आपके बीच में बोला, नागर जी के बीच में भी नहीं बोला, तब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अब खान साहब जवाब सुन लीजिए, अब बोला आपने बहुत देर। अच्छा ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरा पर्सपेक्टिव में फिर से ला देती हूँ पूरी खबर को। सिद्धार्थ जी आप बोलिएगा। प्रधानमंत्री ने जब ये बात बोली है कि महिलाओं का मंगलसूत्र उसे छीन लिया जाएगा, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो संपत्ति है उस पर डाका डाला जाएगा, ये ऐसी बात है जो सीधे दिल को लगती है और लोग इससे कनेक्ट कर जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये मैनिफेस्टो, क्योंकि मैं वापस उसमें आ रही हूं, क्या ये मैनिफेस्टो और क्या राहुल गांधी का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप गुमराह कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो अजीज खान साहब की बात का जवाब देता हूं। उनने पता नहीं आइडियलिस्टिक बात करने की अच्छी कोशिश करी, पर किस मुख से निकली वो थोड़ा सा सोचना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण पे चुनाव नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में किस लिए गए थे? फिर किसका वोट मांगने गए थे? वहां पर जाकर के एक ऐसे क्रिमिनल जो 60-60 केस चल रहे हैं, जो 10-10 केसेस में कन्विक्ट हो चुका हो, जो उम्र कैद काट रहा हो, उसके जनाजे में जाकर के खड़े होते हैं। किसके वोट के लिए खड़े होते हैं? और आप यहां पे नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बड़ी बात करेंगे कि नहीं होनी चाहिए। आपने अपने राज में तो तुष्टीकरण की हदें पार कर दी और फिर यहां पर बात करेंगे बड़ी बात। सुचरिता जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमें नहीं है हिंदू मुसलमान से मतलब, ना ही हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। इतने दिन से हम तो मोदी की गारंटी को ही लोगों के बीच में लेके गए हैं और मोदी की गारंटी पर ही लोग तभी पूछ रहे हैं कि अब क्यों ये हम लोग तो कहने वाले हैं। मैं बता देता हूं किस लिए। हम लोग तो कहने वाले हैं कि भाई गरीब की, युवा की, अन्नदाता की, नारी की, चार की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। अब वो गरीब हिंदू और मुसलमानों कभी नहीं परवाह करी, वो नारी हिंदू और मुसलमानों कभी नहीं परवाह करी। पर आप लोग अभी सबको एक बार स्क्रीन पे लीजिएगा। मैं आज आपको एक प्रश्न पूछता हूं, अगर एंड तक जवाब दे पाए तो। इस देश में कितने बौद्ध हैं, कितने जैन हैं इस देश में, कितने पारसी हैं? अगर आप डेटा बता पाए तो। क्योंकि आप लोग इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के वोटों के लिए, जब आप रैलियों में जाकर के 6 अप्रैल को राहुल गांधी कहते हैं कि हम सबकी संपत्ति को चेक करेंगे और फिर उसको बांटने का काम करेंगे, और आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, और आप रोहिंग्याओं पे चुप रहते हैं, और आप कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कोटा काट करके हम एक माइनॉरिटी दे देंगे, तो सवाल पूछा जाएगा। आप लोग इस देश में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा, नहीं छोड़ेंगे हम तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी को लोगों का समर्थन है, लोग हमें का साथ देंगे, पर आप लोग अगर तुष्टीकरण करेंगे तो बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। कितने घुसपैठियों को आपने निकाला, कितने रोहिंग्याओं को आपने वापस भेजा, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई करी? बताओ ना, एक नाम भी बता दो आप ही के नेता कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के समेत पूरे इंडिया अलायंस के किसी भी घोषणा पत्र में
आप एप्रीचमेंट की, संतुष्टिकरण की एक मुझे लाइन दिखा देता हूं, एक बता दीजिए। अच्छा, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। आर्थिक सर्वे करना क्या गलत है? हर बजट से पहले आर्थिक सर्वे कराती है सरकार। और अगर ओबीसी को, आपका दर्द हम जानते हैं, आपका दर्द है ओबीसी को आरक्षण देना, आपका दर्द है ओबीसी का अपलिफ्टमेंट करने की बात करना, इसलिए आप घुमा फिरा के पूरा नैरेटिव, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओबीसी के आरक्षण के कैप को बढ़ाने के लिए अभी तक इस चर्चा में उस सर्वे की बात ना आपने ना वरुण जी ने कही कि वो सर्वे क्यों होगा, कैसे होगा, जिसकी बात उन्होंने रैली में कर दी, उसी पर उन्होंने तंज कसा है, आर्थिक रूप से उसी पर उन्होंने हमला बोला है। अरे तो सर्वे बताइए ना, कैसा सर्वे है वो? इसीलिए आर्थिक सर्वे की जरूरत है। सर्वे कैसा है? कैसा सर्वे? आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे कैसे होगा वो? कराया जाएगा। किसका कराया जाएगा? संपत्ति पता लगेगी ओबीसी का कितनी, जब वो कह रहा है नहीं, बात को नहीं घुमा रही, मैं तो समझना चाह रही हूँ। असली मूल मुद्दा ओबीसी का है। आर्थिक रूप से आप समझा दीजिए ना, किस राज्य में है, नहीं अब देखिए संख्या है और उसकी संपत्ति कितनी है, ये जानकारी यहाँ बात हो रही ना, वहाँ कहा उसी के आधार पे आरक्षण में बदलाव किया जाएगा। मुझे करे हुए आरक्षण की वजह से है कि ओबीसी को 50%। वो सर्वे कैसा है भाई? वो सर्वे कैसा है वरुण जी? मैं आपसे पूछ लेती हूँ, वो सर्वे नहीं, रुक जाइए एक मिनट, फंस गए भाई। वो सर्वे की बात तो बताइए, आपके नेता खुलकर रैली में कह रहे हैं। एक मिनट वरुण जी से समझ लेते, सर्वे होगा, वरुण जी से समझ लो, ओबीसी का आप नहीं समझा पा रहे ना वरुण जी से कितना पिछड़ापन है। अरे भाई ये तो आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस पर आ गए। मैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रही हूँ जो राहुल गांधी ने कहा है। वरुण जी ये कैसा सर्वे है, जरा बता दीजिए ना। आप भी तो बीजेपी को चुप कराइए बताकर, हम तो ऐसे सर्वे की बात कर रहे थे, आप लोगों को समझ नहीं आया। बता दीजिए फिर ये कौन सा सर्वे है, कैसे सर्वे की बात कर रहे थे आप लोग, जब आप कह रहे हैं राहुल गांधी के हम ये सर्वे कराएंगे और फिर हम रेवोल्यूशनरी ऐतिहासिक फैसला लेंगे उस सर्वे के बाद, वो क्या है बताइए। सुचारिता जी, हाँ। आपको ध्यान होगा कुछ वर्ष पूर्व मोदी जी ने आधार कार्ड से प्रॉपर्टी जोड़ने का प्रोविजन लाए थे, ठीक है ना भाई? मैंने मोदी जी का सवाल नहीं पूछा, वो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। राहुल जी का सवाल पूछा है, राहुल जी सर्वे करा रहे हैं, कौन सा सर्वे है? बता रहा हूँ, राहुल जी मोदी जी तो दो ही तो चला रहे हैं देश को राहुल जी मोदी जी चला रहे हैं, और तीसरा आई कौन रहा है? दो चला रहे हैं क्या? तीसरे की बात ही क्या हो रही है? दो चला रहे हैं क्या? कहाँ चलाएंगे देश को? दो ही चला रहे राजनीति भारत। ठीक है, बताइए सर्वे बताइए। अब भाई अभी तो कह रहे हो मेन पॉलिटिकल अपोजिशन है। अब मैंने आपको सोने की बात करी, स्त्री धन की, अभी आज ही जयराम रमेश जी ने क्लियर किया है कितनी महिलाओं का नोटबंदी के बाद आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, कितना सोना निकाल के बेच के बेचारों को खाना पड़ रहा है। ये तो ये आप कह रहे हो ना हम छीन लेंगे। मोदी जी जो छीन रहे हैं वो तो बात करोगे ना, ये जो कहते हैं ना मोदी जी, उसके बाद वही होता है। अभी जो छीनने की बात करते हैं, अगर दोबारा आ गए तो ये किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे, आधार कार्ड से लिंक करके प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये उल्टा वाला दाव आ गया है कि अगर ये आ गए तो ये किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। प्रोफेसर आगे अब तो ये वो वाला हो रहा है, आपका बयान बनाम मेरा बयान। सुचरिता जिस ट्रैक पर राहुल गांधी जा रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की वो 13वीं मना करके ही जाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक यात्रा के न्यूनतम बिंदु पर आने वाले चुनाव में होगी। चार दर्जन यदि चुनाव जीत जाए, कंस्टिट्यूएंसी जीत जाए, तब भी बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए तमिलनाडु की सरकार ने हिंदू मंदिरों के 5 लाख किलो सोना, ये मद्रास हाई कोर्ट में एफिडेविट का मामला है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीन करके आरबीआई के साथ जमा किया है। उस आरबीआई से 11 करोड़ सालाना जो है वो इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट के पैसे को किसके कार्यक्रम में लगाया जाता है? क्रिश्चियनों के लिए लगाया जाता है, मुसलमानों के लिए लगाया जाता है और कुछ हिंदुओं के लिए लगाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था। 20,000 मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर जिनमें सुबह शाम पूजा पाठ नहीं हो रही है, और कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी संस्था है। तो कांग्रेस पार्टी का एक रिश्तेदार जो डीएमके है, वो ऑलरेडी हिंदू मंदिरों का हिंदू के गर्दन पर चढ़ चुका है।
उनके अच्छा, गले का ये जो बात प्रोफेसर आगे कर रहे हैं, अजीज खान साहब, ये जो बात प्रोफेसर आगे कर रहे हैं, ये बात आज गृह मंत्री ने भी कही। उन्होंने कहा जो मठ और मंदिरों का पैसा है, प्रोफेसर आगे उन्होंने यही कहा, मठ और मंदिरों का पैसा लेकर और उसके बाद वो हमने इस पर मद्रास हाईकोर्ट में केस भी फाइल किया था। हम थे कुछ और प्रोफेसर मिलकर के मद्रास हाईकोर्ट में, और वहां से हम लोगों ने इस पर विजय, ये हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक बात और जिक्र कर देना चाहते हैं, बार बार आप सुचरिता, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान होना चाहिए? इस देश में आंशिक तौर पर शरीयत ला लागू है, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। एक बात और मैं, वक्फ बोर्ड का कानून इसी कांग्रेस पार्टी ने लाया, और 1993 वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की होगी, लेकिन मंदिरों और मठ की जो संपत्ति है वो सब में बांट दी जाएगी। अजीज खान साहब, ये सवाल है। एक मिनट और, तीसरी बात, बोलिए। जो वर्शिप एक्ट है जो कांग्रेस पार्टी ने 1991 में लाया है, इसका मतलब है कि भारत के हिंदुओं को मिला क्या? उनके हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, और आज भी वो जो हिंदू के छाती पर मूंग दलते रहे, इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इसका मतलब है कि आप इस्लामिक आक्रांताओं के साथ आप खड़े होने के में आप गौरव महसूस। मैं एक बार अजीज खान जी से पूछ रही हूँ। अजीज खान जी, देखिए ये बात कई बार पहले भी उठी है कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की है, लेकिन जो मंदिर और मठ की संपत्ति है वो लेकर सब में बांट दो। वो यही सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ये बात गृह मंत्री ने भी अपने भाषण में उठाई। देखिए, बीजेपी, संगीत रागी साहब, ये सबके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है। तो मैं मद्रास हाई कोर्ट में एफिडेविट किया हुआ है, वो तमिलनाडु की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है, हमने नहीं किया है। एक तरीका नहीं है। अच्छा, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ, बोलिए। मैंने कह दिया कि झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं कह रहा हूं, संगीत रागी जी हिंदू और मुसलमान में आपस में दूरियां बढ़ाने में ये मास्टर है, स्पेशलिस्ट है, इनको तो मैं बहुत दिनों से जानता हूं। अरे सरकार, ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब से चलता है। गंगा कौन है और जमुनी कौन है? की बात करो, हम तो नहीं सुने हैं। गंगा कौन है और जमुनी कौन है? और मोहब्बत की बात से चुनाव एक अलग पार्ट है। मोहब्बत की बात करिए, अपनी उपलब्धियों पे बात करिए, जो आपने 10 साल आप शरीयत के बारे में बात करें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बात करें, और हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करें। आप हिंदुओं को तोड़ने, जातियों के आधार पर तोड़ने की बात करें। राहुल गांधी कौन सी जाति है? राहुल गांधी की जाति क्या है? राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? हिंदुओं को मत कराइए। हमारे यहाँ तो गोत्र परंपरा पिता से शुरू होता है। राहुल गांधी के पिता कौन थे? राहुल गांधी के पिता कौन थे? कोई ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा इस देश में? सुनिए मेरी बात। अरे भाई, एक मिनट भाई, एक करने दीजिए। अजीज खान जी, ये पार्टियां जो हैं, तो बोले। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए पहले, आप बोलिए पहले, उसके बाद में जवाब सवाल। सुचरिता जी, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं। हकीकत ये है कि पिछले 2-3 दिन से, जब से ये चुनाव हुआ है, पहला फेज आया है, बीजेपी के जो बड़े नेता जितने हैं उनकी भाषा बदल गई। उनके कहीं ना कहीं क्यों बदल गई? और आज वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, अपने पुराने एजेंडे पे आ गए। अच्छा, क्यों बदल गई है? क्यों बदल गई? वो कह रहे भाषा आपकी बदल गई, क्यों बदल गई है अजीज खान जी? क्यों बदल गई है? वो कह रहे हार रहे इसलिए बदल गई भाषा। सिद्धार्थ जी, आपकी भाषा बदली क्योंकि आपको लग रहा है हार रहे हैं। देखो, ये तो क्या है कि परिणाम बता देंगे सबको, कितना कहा जाए। आप लोग 40 पार करने की लाले में हैं और हम लोग 400 पार कर रहे हैं। देश का जन इतना, जो फर्स्ट फेज में सुचरिता जी, महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के मतदान किया है, वो बताता है कि वो मतदान उन्हीं के लिए आने वाला है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं। वो मतदान उन्हीं के लिए आ रहा है जो ट्रिपल तलाक के तंज से बचा रहे हैं। वो मतदान उन्हीं के लिए हुआ है जो आज स्टार्टअप्स में डायरेक्टर जो महिला हो उसको ज्यादा फंडिंग मिलती है, जिनने सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया है। ये सब कुछ बताता है। बाकी तो मतदान हुआ है, देश की जनता ने पेटियों में अपना मत डाला है, उसका जवाब मिल जाएगा। पर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो नहीं, सर देखिए भाई, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश की एक हकीकत रही है। हम अगर आज कहें कि तुष्टीकरण इस देश में नहीं रहा तो वो सरासर गलत होगा, लेकिन उस तुष्टीकरण के बिना पर आज ये कहना कि वो तुष्टीकरण नहीं था और आज अमन की बात कर लेते हैं, तो इस पर भी सवाल उठेंगे कि जो लोग पहले तुष्टीकरण कर रहे थे वो आज अमन की बात कर रहे हैं। अमन की ही बात होनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। ये अगर गांठ बांध ले सब तो ठीक है, फिर तो आगे फिर इस बहस की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।